हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अभी हम देखेंगे सोलेनॉइड यानी परिनालिका के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सोलेनॉइड यानी परिनालिका को। तो सोलेनॉइड या परिनालिका क्या है? तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, to create magnetic property due to current। ये क्या है? बेस्ट एग्जांपल है। क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो, सोलेनॉइड एक प्रकार से ऐसा डिवाइस के रूप में काम किया जाता है या ऐसे डिवाइसेस के रूप में काम किया जाता है जो एक्चुअल में बार मैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब जो बार मैग्नेट कर सकता है वो ये सोलेनॉइड कर सकता है। बार मैग्नेट मतलब भैया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बार मैग्नेट में मतलब मेनली क्या होता है? चुंबक, छड़ चुंबक इसको हिंदी में बोलते हैं, छड़ चुंबक। तो चुंबक कोई भी हो, उसका प्रॉपर्टी समझना है। छड़ चुंबक या बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये होती है ना कि अगर हम फ्रीली इसको लटकाएं तो ऑलवेज ये नॉर्थ से साउथ की ओर लटका रहेगा या रुकेगा। ठीक है ना, किधर भी घुमा के छोड़ दो, हमेशा ये नॉर्थ से साउथ की ओर ही रुकेगा। ठीक है, यानी एक पोल इसका नॉर्थ की ओर और दूसरा साउथ की ओर, जिससे ये फील करा रहा होता है कि भैया हम प्योर मैग्नेट है। और सेम काम सोलेनॉइड के साथ भी देखा गया है। सोलेनॉइड को भी अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड करें तो हमें हमेशा कैसा दिखाई देगा ये सोलेनॉइड? सर, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में नजर आएगा। ठीक है, लेकिन सोलेनॉइड कोई मैग्नेट नहीं है। एक्चुअल में सोलेनॉइड के अंदर हम करंट पास कराएंगे और वो करंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, कैसे? तो आप यहाँ से अच्छे से समझिएगा, और अच्छे से समझने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करिएगा। तो सबसे पहला काम तो ये देखिए, सोलेनॉइड बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बेस जो है, बेस मतलब जिसके ऊपर हम सोलेनॉइड बनाने जा रहे हैं। मतलब सोलेनॉइड मतलब करंट, ऐसे समझ लो, जिसके अंदर करंट पास कराएंगे। करंट किसके अंदर पास कराओगे? कंडक्टर के अंदर, है ना। और कंडक्टर में भी आप क्या ले रहे हो? सर, कॉइल ऑफ वायर ले रहा हूँ मैं। वायर का क्या ले रहा हूँ मैं? कॉइल। ध्यान देंगे, वायर का मैं कॉइल ले रहा हूँ। कॉइल मतलब सर्कुलर लूप बोल दो, और मेनली कई सारे टर्म के अंदर ये होगा। ठीक है, तो अब इसको किसके ऊपर लपेटोगे? तो उस जिस सरफेस के ऊपर लपेटोगे उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। और ये बेस कैसा होना चाहिए? तो ये बेस नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग मतलब इसके अंदर करंट पास नहीं होना चाहिए, ऐसे बेस को लेना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेट, देखो नॉन कंडक्टिंग लोगे, जैसे कि मान लो ज़्यादातर लोग कार्डबोर्ड यूज कर लेते हैं। कार्डबोर्ड, या आप क्या ले सकते हो, कोई पेपर ले सकते हो, समझ पा रहे हो? जो भी आपको समझ में आए वो ले सकते हो। मैम नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, ये आप समझ सकते हो। इसके अलावा और समझो कि कभी हमको हाई स्ट्रेंथ का बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी अगर दिखानी हो तो हम आयरन की कील भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यानी आयरन से बना हुआ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? लपेट सकते हैं इसको। ठीक है, तो हाई स्ट्रेंथ का बार मैग्नेट हमको नजर आएगा। मेनली करते क्या है, तो इस बेस को लेने के बाद इसके ऊपर बारी बारी क्या करते हैं? वायर की कॉइल को लपेटते हैं। ठीक है, वायर की कॉइल को लपेटते हैं। मैं दोनों एंड नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं सिर्फ एक एंड दिखा रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद क्या करते हैं? इसके एक एंड पे, अब देखो ध्यान से भाई, मैं ऐसे ले सकता हूँ कि देखो आगे जाके ना ये कंफ्यूजिंग मैटर होगा। भाई एक एंड पकड़ोगे, चाहे उस साइड से आया हो एंड या इस साइड से आया हो। मैं समझाना चाहूँगा, कैसे समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा समझना। मैं इसको ले रहा हूँ, ये मैंने मान लिया कि क्या है, ये अपना बेस है, एक कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, और इसके ऊपर मैं इस वायर को लपेट रहा हूँ। सपोज कर लो ये वायर है, तो वायर को लपेटने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका तो ये होगा कि देखो ये कहाँ पे है, ये पीछे की ओर है, इसको पहले पीछे कर दो और फिर ऐसे लपेटते जाओ। ओके, फिर ऐसे क्या करते जाओ? लपेटते जाओ। ठीक है, तो ऐसे जब लपेटोगे तो ऐसे लपेटा जाएगा, हाँ या ना, ऐसे आप लपेट रहे हो। पहला तरीका ये हो गया। आपने वायर का एक एंड कहाँ पे छोड़ा हुआ है? पीछे, तो दूसरा एंड कहाँ पे आएगा? आगे। तो जब करंट आप पास कराओगे, सपोज कर लो इस एंड से आप करंट दे रहे हो, तो इस एंड से करंट जाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा? दिख रहा है, देखो कैसे गया है, ऐसे ऐसे। ठीक है,
क्लियर, पहले पकड़ो, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है, ये सर नो। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, इसका कारण है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी जब आपने इंड को पीछे रखा है तब कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज, अगर आप इस इंड से दे रहे हो तो। दूसरा तरीका, इसको आगे रखो, इसको कहाँ रखो, आगे, इसको आगे रखो भाई, ये आगे रख लिया मैंने, अब मैं लपेट रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर लपेट रहा हूँ तब देखो क्या होगा, ऐसे मैंने लपेट दिया, ओके, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ, ठीक है। तब कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है ना। तो पकड़ना पड़ता है किस इंड से करंट पास करा रहे हो, यहाँ से ऐसे पास करा रहे हो, ऐसे कि ऐसे, ठीक है। दोनों में फर्क है क्या, नहीं, दोनों सेम है। इसके पहले मैंने समझाया था वो अलग था, ठीक है ना। ये आपने वायर इस अब आप सोच सकते हो कि हम पिछली बार भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन मजबूरन मैंने इस पूरे को निकाल के किया था ना, ध्यान देना। तो अगर इंड पीछे है, मैं अगेन समझाना चाहता हूँ, इंड पीछे है तब कैसे मैं कर रहा हूँ, इसको लपेट भी कैसे रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज लपेट रहा हूँ, नहीं लपेट रहा हूँ, हाँ ना। और अगर अगर इंड आगे है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है ना। इस बात को पकड़ के रखना। तो इंड आगे और इंड पीछे, किसके आगे और किसके पीछे, सर इस कंडक्टिंग ऐसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के आगे और पीछे, ठीक है ना। आगे है तो फिर से पकड़ के चलो, आगे है तो करंट कैसे जाएगा, मान लो ये है तो ये ऐसे जाएगा, आगे है तो एंटी क्लॉकवाइज, लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटा सा फिनोमेना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही अगर पीछे है तो क्लॉकवाइज, जब एक हो गया तो दूसरी बार क्या करना, क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट था। तो आप कहोगे सर इसमें आपने फालतू में टाइम स्पेंड किया, हम चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बट तो टाइम स्पेंड करने से कुछ फीलिंग अलग आती है, वो क्या, वो आपको बाद में समझ में आएगा। तो आपने यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग कोई भी मटेरियल ले लिया, उसके यहाँ पे आयरन ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या किया आपने, एक इंड से करंट पास कराया और ये इसको कैसे करंट पास करो, किसी बैटरी से तो यहाँ से प्लस वाला है तो इधर से ही करंट जाएगा, और दूसरे इंड से ला के फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, वो आएगा माइनस वाले टर्मिनल से। तो करंट आई अगर इधर से भेजा है तुमने तो आई करंट फिर वापस आ जाएगा बैटरी के अंदर, बात खत्म है कि नहीं है। तो यही तो होगा। हाँ, अगेन पहले लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लेना है या हाई स्ट्रेंथ का चाहिए तो आयरन लेना है। मैंने अभी इसके पहले एक सेंटेंस बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क पड़ता है, ओके ना। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत। और ये जो व्यवस्था आपने बनाई है यही क्या है, सोलेनॉइड है। ये जो व्यवस्था आपने बनाई है वो क्या है, सोलेनॉइड है। अब जब करंट इसके अंदर पास करेगा इस लूप के अंदर, तो उस केस में आप इसके पास अगर कोई भी दूसरा मैग्नेट लेके आ जाओ या कोई भी आयरन का सब्सटेंस लेते आओ, ठीक है ना, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, तो कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते आओ या कोई भी मैग्नेट लेते आओ, तो उस केस में ये जो सोलेनॉइड है उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, समझ है ना। या मैग्नेट है तो भाई पोल के बिहाफ पे रिपल भी करेगा, है कि नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। आई होप आप सोलेनॉइड के बारे में समझ गए। सोलेनॉइड मतलब यह एक प्रकार से आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी वाला मैग्नेट है, क्लियर है ना, बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि इसमें आप एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल के चारों ओर क्या करोगे सर, कंडक्टर की वायर को लपेट दोगे कॉइल के फॉर्म में, यानी सर्कुलर फॉर्म में, और वो बहुत सारे फॉर्म में होंगे, यानी बहुत सारे होंगे, यानी एन टर्म्स के अंदर पाए जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एल लंबाई है, इस पूरे एल लंबाई के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, ठीक है ना, ठीक। तो उस केस में ये जो सोलेनॉइड है वो कैसे एक्ट करेगा सर, एक बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बार मैग्नेट है तो इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो चलिए पता करते हैं कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल। ओके, मैंने इंड कहाँ पे रखा है, ध्यान से देखिए, पीछे से ना, यानी ये जो मेरा वायर है वो कहाँ पे है, कहाँ से गया, पीछे से लपेटा गया, ऐसे। तो करंट भी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा नो, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्लियर है कि नहीं है।
मैं एक और सोलेनॉइड बनाता हूँ, एक और सोलेनॉइड बनाता हूँ ताकि ये बार मैग्नेट वाली कहानी को अच्छे से स्पष्ट करता हूँ। एक और बार मैग्नेट बना लेता हूँ, थोड़ा छोटा बनाता हूँ और अगेन इस पर कॉइल लपेटता हूँ मैं। ठीक है, बना दिया। अब क्या मैं कर रहा हूँ, अब इस बार मैं करंट आगे से भेज रहा हूँ। ठीक है, आगे से भेज रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, अब देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, यानी करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखो ऊपर की ओर। अब दोनों केस में मैं इस सोलेनॉइड के पोल को देखना चाहूँगा कि भाई पोल की कैसा बन रहा है, यहाँ पे कैसा पोल है और यहाँ पे कैसा पोल है कि नहीं है। देखो बस आगे पीछे कर देने से ना करंट की डायरेक्शन बदल गई, करंट की डायरेक्शन बदल गई तो पोल बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो करंट कैसा चल रहा है, यहाँ पे पीछे से है ना तो क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है यानी क्लॉकवाइज है। और मान लो अगर मैं इस इंड से देख रहा हूँ, इस इंड से देखूँ मैं, तो इस इंड से अगर मैं देखूंगा तो मुझे कैसा नजर आएगा सर, क्लॉकवाइज है। और हमने सर्कल के अंदर पढ़ा है कि सर्कल के अंदर अगर कभी भी क्लॉकवाइज करंट रोटेट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो उस केस में ये जो सर्कल है एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। कैसे? साउथ पोल। इसका तरीका भी ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज यानी सीधा काम हो रहा है, और सीधा मतलब एस, सीधा से एस। क्लॉकवाइज मतलब सीधा काम, सीधा से एस, यानी यहाँ पे कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पकड़ना ध्यान से, करंट उल्टा चल रहा है, करंट उल्टा चल रहा है, चल रहा है करंट उल्टा, तो उस केस में इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है सीधा सीधा। तो एंटी में एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एंटी में एन आ रहा है तो यहाँ से पकड़ लो नॉर्थ पोल। ठीक है ना, क्लॉकवाइज यानी सीधा काम, सीधा मतलब एस हो गया साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में एंटी मैंने एन आ रहा है तो एन से नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज में कहीं एन आया है नहीं, तो क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, तो देखो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से मुझे क्या नजर आ रहा है सर, जब करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसका मतलब ये वाला इंड क्या हो जाएगा, साउथ पोल। अगर मैं फिर यहाँ पे खड़ा होकर देखूँ तब, यहाँ पे देखूँ तब तो कैसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है सर, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में ये क्या हो गया, साउथ पोल, और ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। अब आपको पता है कि इस केस में करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। यस और नो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कैसे चलेगा, अंदर की ओर, ऐसे ही तो चलेगा, हाँ या ना, बताओ। यहाँ वाले केस में आओ, यहाँ वाले केस में मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखूँ तो करंट मेरे सामने कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो ऐसे ही तो चल रहा है, हाँ या ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो ऐसे चल रहा है, ये है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना। मैंने गलत डायरेक्शन दे दी थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, ये ऊपर की ओर है डायरेक्शन, तो ऊपर मतलब यही तो, और ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मतलब एन है, एन मतलब ये नॉर्थ पोल एक्ट करेगा। और यहाँ से देखूँ तब कैसे चल रहा है सर, ये तो साउथ पोल हो गया, हाँ या ना, तो इसका मतलब यहाँ पे साउथ पोल हो गया। अब कैसे चलेगी, तो साउथ से नॉर्थ, यस और नो। अब डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इधर, यस और नो। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये रही है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या रही है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो नॉर्थ से निकलती हैं तो साउथ की ओर जाती हैं, लेकिन अंदर अंदर कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो हमेशा कभी भी आपको कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस नजर आ रहा है और उस इलेक्ट्रिक डिवाइस में यानी करंट के थ्रू आप क्या पैदा कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा ध्यान देना कि जो साउथ पोल होगा उधर से आपको किरणों को किधर के लेके आना होगा, किधर की ओर लेके आना होगा, नॉर्थ पोल की ओर। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर की ओर होंगी और कैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना रहा है, यस और नो, बन गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता चल गई। अब देखो, अब इसके सामने चुंबक लेके आऊंगा, मतलब यहाँ पे मैं कोई चुंबक लेके आ रहा हूँ, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल, तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इधर भी नॉर्थ इधर भी नॉर्थ, रिपेल कर देगा, है ना। अगर मैंने कोई बार मैग्नेट लाया और इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा। बाकी आयरन से बनी हुई कोई किसी ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तब तो वो क्या करेगा, 100% अट्रैक्ट ही करेगा। क्लियर है। तो ये मसला कभी मत भूलिएगा कि आगे से है कि पीछे से। देखिए इतने से ही गेम बदल गया, ऐसा नो। अभी गेम एक जगह से और बदला जा सकता था, कहाँ से बदला जा सकता था, इसको माइनस कर दो, इसको
माइनस कर दो इसको प्लस, तो करंट इधर से जाना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब करंट इधर से जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि आगे से है कि पीछे से, तो फिर यहाँ भी वो खेल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को बड़े बारीकी से समझना कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हम नहीं समझते हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं है। आपके सामने इमेज बनाए, आप जल्दीबाजी में आप सोचे कि मैंने जैसे बना दिया वैसे ही होगा, नहीं, चीज़ें वैरी कर जाएंगी। तो वैरी करेंगी तो आप अपने हिसाब से खुद बनाएंगे, है कि नहीं है। अगर देखा जाए तो 4 केसेस बन जाएंगे ना। यहाँ से मैंने इसको प्लस माना, इसको माइनस माना, तो यहाँ से 2 केसेस बनेंगे। हो सकता है वायर आगे से जा रहा हो, हाँ है ना, और दूसरा केस यहाँ से कि वायर पीछे से जा रहा हो। फिर मैंने इंड चेंज कर दिया, अब चेंज हो गया तो अब क्या करूँगा भाई, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, तो फिर वहाँ पे आगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है कि नहीं है। हो सकता है वायर को आगे से करंट दे रहा हूँ तो ऐसे ऐसे चलेगा भाई, ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैंने आगे से दिया इस साइड क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर मैंने पीछे से दे दिया तो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो चीज़ें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी, तो ये बात भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत छोटी बातें, मैंने फिर बता दूं कि ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा लेक्चर खराब कर सकती हैं। ठीक है, ये नोट डाउन हो जाएगा, इसको नोट डाउन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे, नोट डाउन करने के बाद ये देखेंगे कि भैया इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जैसा कि अभी तक हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर उसके अंदर करंट मूव करेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ये देखा जाता है ना हर बार। तो वैसे यहाँ भी तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसी ये इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये है कि वेरी कर रहा है कि नहीं। कंटिन्यूअस होने का मतलब वेरी नहीं कर रहा होगा, मतलब ये देखना चाहता हूँ मैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा हो या हो सकता है यहाँ पे कम। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा। जैसे जब हम लोगों ने क्या लिया था, एक वायर लिया था और वायर के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे थे इस पी पे, ठीक है ना। तो ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो जो इंटेंसिटी इस वायर के द्वारा पैदा की जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्या वो इस पॉइंट पे भी उतनी ही रहेगी? क्या वो इस पॉइंट पे भी उतनी ही रहेगी? नहीं, पॉइंट बदलने पे इंटेंसिटी बदल रही नहीं बदल रही है। ऐसे ही हम सर्कल के थ्रू भी तो देख रहे थे। हमने सबसे पहला सेंटर पे देखा, फिर उसके बाद उसके एक्सिस पे देखा। तो फिर वही क्वेश्चन था, क्या हम इसके सेंटर पे कहीं भी, मतलब सेंटर पे देखे तो ठीक है, सेंटर तो एक ही होता है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर हम सेंटर के अबाउट यहाँ पे चले जाए तब क्या इंटेंसिटी सेम होगी? नहीं सर, चेंज हो जाएगी। ऐसे ही हम एक्सिस पे देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट अभी पी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तब क्या इंटेंसिटी सेम होगी? नहीं, बदलेगी ना। तो वैसे अब हमारे माइंडसेट में ये आ चुका है कि भैया हम जितना कंडक्टर लिए हैं उसमें पॉइंट बदलने पे इंटेंसिटी क्या हो रही है? बदल जा रही है। क्या ऐसा केस यहाँ भी हो रहा है क्या? इसी चीज़ को मुझे चेक करना है कि नहीं? तो हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थ्रू द सोलेनॉइड। क्या पढ़ लिया हमने कि सर सोलेनॉइड क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम क्या पैदा कर रहे हैं, एक अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसा बिहेव करा रहा है कि वो कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है या कोई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं, वो तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करा रहा है ना। तो ये कहानी का मतलब है कि जब हमको ये पता चल गया कि सोलेनॉइड इतना बेहतर काम कर सकता है तो सोलेनॉइड की इंटेंसिटी भी देख ले, है ना। इंटेंसिटी नहीं देखेंगे तो मजा आएगा नहीं, तो हम उनकी इंटेंसिटी देखेंगे। अब इंटेंसिटी देखने के हमारे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ लिया है सोलेनॉइड से पहले, उसका नाम है एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ जो है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ही एक प्रबंध है ना। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का तरीका हमको बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू पता चला था, है ना। तो बायो सेवर्ट से हम लगाते गए और आराम से चलता गया कहानी। लेकिन एक समय के बाद हमें लगा कि नहीं, एक अल्टरनेट मेथड रखना जरूरी है। मान लीजिए हर समय बायो सेवर्ट लॉ लगा रहे हैं तो बड़ा लेंदी होते जा रहा है, तो आसान करते हैं। आसान करने के लिए हम लोगों ने किसको बुलाया? एम्पियर साहब को। तो एम्पियर साहब, देखिए इस चैप्टर में एम्पियर साहब का बड़ा रोल है ना। एम्पियर साहब का इसमें बड़ा रोल है। जैसे करंट का आप यूनिटी जानते हैं, एम्पियर होता है, तो करंट के चैप्टर में एम्पियर साहब बड़ा रोल निभाते हुए नजर आ रहा है। जहाँ करंट है वहाँ पे एम्पियर साहब ने डायरेक्शन निकालने के लिए क्या दिया था? एम्पियर स्विमिंग रोल दिया था। ओके, समझ में आ रहा है। तो ज़रूरी है कि एम्पियर साहब का नियम लगाया जाए, बट उसके पहले जो कि हम जनरली हमेशा यूज करते आए हैं, बायो सेवर्ट का नियम, जिसके थ्रू हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड निकालते आए हैं, पहले उस तरीके से निकालेंगे, फिर
एम्पियर साहब का भी नियम लगा के देखेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड हमको यूज करना है, ओके। और क्या चेक करेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब देखिए एक चीज़ और है एक चीज़ और क्या है कि ये जो सोलेनॉइड है, अगर आइडियल सोलेनॉइड की बात करोगे, आइडियल सोलेनॉइड, देखो सोलेनॉइड बोला मैंने, तो मेनली एक सोलेनॉइड जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, ठीक है ना। एक सोलेनॉइड कितनी लेंथ का होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का। बट हम इनफाइनाइट लेंथ का नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम फाइनाइट लेंथ के लिए सबसे पहले काम करेंगे। जब हम फाइनाइट लेंथ के लिए काम कर लेंगे तब हम फिर क्या करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला या डेरिवेशन करेंगे। क्लियर है। जैसे वायर की कंडीशन में हम लोगों ने किया था, वायर की कंडीशन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया था, एक फाइनाइट लेंथ का वायर ले लिया था और उसके थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर लिया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने फाइनाइट लेंथ की वायर को लिया और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको काम करना है। सबसे पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपने समझा है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और बारी बारी चीज़ों को समझते हैं। चलिए अब हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं फटाफट, किसके अंदर की, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो लिख लीजिए पहले, सबसे पहले तो सोलेनॉइड ले लीजिए। अब सोलेनॉइड में आप सबसे पहला काम तो ये करिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दीजिए। वायर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, चलिए दिखा देते हैं, पहले वायर दिखा देते हैं। ठीक, और हमने क्या किया है, करंट पास किया है इसके बाहर वाले साइड से, ठीक है, आगे वाले एंड से। ये आया है यहाँ पे ऐसे, इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये प्लस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो क्या होगा करंट किधर से किधर की ओर जाएगा, फटाक से बताइए, कौन सा पोल नॉर्थ, कौन सा पोल साउथ, फास्ट। ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड पे है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ। किधर से किधर की ओर फील्ड आएगी सर, साउथ से नॉर्थ की ओर। हो गया, हो गया। तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, ठीक है। ये तो अंदर की कहानी है, ये कहाँ की कहानी है, अंदर की। ओके, क्या हुआ, क्या कोई डाउट है क्या? अंदर जब भी चलता है तो साउथ से नॉर्थ, अभी जस्ट इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ओके। बाहर से जब चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये ऐसे चलेगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है ना। हाँ, इसको भूलिए मत, छोटी छोटी बातें आप लोग भूल जाते हैं 2 सेकंड में। देखिए यहाँ पे सोलेनॉइड है, अब पकड़िएगा ध्यान से, ये तो हो गया अंदर की कहानी। अगर हम बाहर की कहानी को पकड़े तो बाहर मतलब, ध्यान से समझिएगा, बाहर मतलब इस एंड पे है ना, ये एक एंड है, मतलब बाहर यही तो होगा, और एक एंड यहाँ पे है, ये भी बाहर होगा, ये बाहर वाले पोर्शन यही तो होंगे भाई। सोलेनॉइड से बाहर मतलब ये बाहर ही तो है दोनों। तो मैं एंड पे देख रहा हूँ, एंड मतलब ये किनारे किनारे, ऊपर ऊपर, ठीक है ना। ये रहा सोलेनॉइड, ये ऊपर ऊपर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, तो बाहर की ओर जब देखोगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा आपको अप्रॉक्सीमेट 0 मिलेगा। बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेट क्या मिलेगा, 0। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप एक काम करिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालिए। देखिए करंट किधर से पास कर रहा है सर, यहाँ पे करंट कैसे पास कर रहा है, ऐसे, करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे जाओगे देखोगे तो करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो थंब, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है सर, ये तरीका है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल। तो मैं सबसे पहले पुट करूंगा, कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, तो देखो हाथ मेरा कर्ल इधर की ओर होगा, हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो रही है बताओ, ऐसे हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, दैट इज क्लॉकवाइज। हो गया। देखिए जितना भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, जहां जहां डायरेक्शन आएगा पूछूंगा तो मैं आपसे ही, ओके। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे साउथ, एक तो तरीका हो गया साउथ पोल बनेगा, लेकिन सर ये सर्कुलर लूप थोड़ी ना है, यहाँ पे सर्कुलर लूप है नहीं, यहाँ पे सर्कुलर लूप नहीं है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज के बाद आप ये नहीं बोल देना कि साउथ पोल है, तब यहाँ पे ऐसे केस में हम अंदर या बाहर देख रहे होते हैं। जब एक सर्कुलर लूप होता है तब हम देखते हैं कि साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल, ये बड़ी बात है। अब देखो क्लॉकवाइज केस में हमको जब अंदर बाहर दिखाना होता है तब हम लेते हैं किसको, तब हम लेते हैं स्क्रू रूल। कौन सा रूल, स्क्रू रूल, बार बार पेंच याद आ जाता है, ठीक है ना, स्क्रू रूल।
स्क्रू को एक्चुअल में पेंच ही बोलते हैं, है ना हिंदी में। अब इसमें आप करते क्या हो, तो मेनली पेचकस लेते हो और पेचकस के थ्रू आप ध्यान दीजिएगा, पेचकस लेते हो और पेचकस को घुमाते हो। पेचकस यदि आप क्लॉकवाइज घुमाओ, पेचकस यानी आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, देखो ये है पेचकस, इसको बोलते हैं पेचकस, और इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, देखो ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या हो रहा है, कसा रहा है ये, है कि नहीं, यही है तो क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो रहा है, कसा रहा है। कसा रहा है इसका मतलब पेच कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो अगर अंदर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैसे बनेगा, अंदर की ओर, है ना। अंदर की ओर के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो ऊपर क्या बनेगा सब, क्रॉस। कोई दुविधा नहीं, ठीक है। अच्छा नीचे की ओर आओ, नीचे की ओर पहले देख लो, पहले तो डायरेक्शन देखते हैं फिर बताता हूँ जीरो क्यों है, ठीक है। अब देखो नीचे की ओर देखोगे तो ये देखो अंदर की ओर गया करंट और इधर से इस एंड से बाहर की ओर आएगा करंट, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, है ना, करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। और हाथ को कर्ल किया तो कैसा चल रहा है सर, ऐसे चल रहा है, यस और नो। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में एन आ चुका है, एन दैट मीन्स क्या मतलब है इसका, नॉर्थ पोल। नहीं सर, यहाँ पे हम सर्कुलर लूप पे नहीं चेक कर रहे हैं, हम एक प्लेन में चेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तुरंत क्या लगा लो, पेच। पेच में क्या करना है, आपको ऐसे पकड़ना है और इसको आपको क्या करना है, ऐसे खोलना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है पेचकस को। जब घुमाओगे तो क्या होगा, स्क्रू बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्रू बाहर आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है, यानी तीर आपकी ओर चलेगा। तो तीर आपकी ओर चलेगा इसका मतलब पॉइंट नजर आएगा, है ना। तीर आपसे यहाँ पे क्या था, अंदर जा रहा था, यानी तीर आपसे दूर जा रहा था तो उसकी पोंछ दिखाई देगी, दैट मीन्स क्रॉस। और यहाँ पे तीर बाहर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसका नीला पॉइंट यानी डॉट दिखाई देगा। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने ये जो बनाया है, कई सारे बनाया कि नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पे लूप कई सारे हैं कि नहीं है, बहुत सारे लूप है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस चीज़ को मैं आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, कैसे, ये तो आपने समझ लिया होगा कैसे ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ जीरो है, इसका कारण देखिएगा। इसमें क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा था, है ना। एक काम करो, आप गोलाकार पहले बना दो, यहाँ भी गोला, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। इसमें क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ऐसे इसकी डायरेक्शन है, ऐसा नो, है ना। तो ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऐसा नो। क्या अभी भी कोई दुविधा है, नहीं है ना, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं जितना टाइम लगाऊंगा इधर ही लगाऊंगा, बाकी डेरिवेशन में टाइम नहीं लगेगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए, बाकी डेरिवेशन तो मैथमेटिकल प्रोसेस है, समझ तो यहीं पे बरकरार होनी चाहिए। सॉरी मैंने सेम बना दिया समथिंग, ये वाला सही था, गलती से ये वाला गलत बना दिया, ओके। चल मैं ऐसे था, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, यहाँ के दोनों चीज़ों को पकड़ो। मेनली यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊँ, क्योंकि बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, तो मैं थोड़ा सा मिला रहा हूँ, ध्यान देना, मिला रहा हूँ जब मैं, तो यहाँ से ये मिलेगा जब, तो देखो देखो ध्यान से, ये जब आके मिलेगा और ये इधर से जा रहा है, मतलब ये इधर से आ रहा है और ये इधर से मिल रहा है, ठीक है ना। दोनों को मिला रहा हूँ मैं, इधर नीचे से इधर ऊपर से, तो इधर से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से आ रही हैं और नीचे से जा रही हैं। ध्यान से देखो, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, नहीं। यहाँ पे क्या हो रही है कि इधर से आ रही हैं और इधर से क्या हो रहा है कि ऊपर की ओर जा रही हैं, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है ना। और ये बताओ कि हर एक लूप के अंदर करंट सेम है ना। और उसके साथ साथ आपने ये जो वायर लपेटा है इसके बारे में भी जान लो थोड़ा सा। ये एक्चुअल में क्या है, हेलिकल है, हेलिकल है, हेलिकल में समझ पा रहे हो, स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है ना, ऐसे है, सॉरी स्पाइरल फॉर्म है, स्प्रिंग के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग मॉडल में है, ठीक है। तो ये बताओ स्प्रिंग के अंदर जो वायर की लेंथ होती है, या एक
सर्कल की जो लेंथ होती है या एरिया होता है या डायमीटर होता है क्या अलग अलग होता है? नहीं, जितने भी आएंगे उसके अंदर कॉइल सब सेम होते हैं और इसके साथ साथ सब कोसेंट्रिक होते हैं, है ना? कोसेंट्रिकल कॉइल है, ऐसा नो? कोसेंट्रिकल मतलब ऐसा सर्कल मान लो सभी क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, कई सारे हैं, तो सबका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। समझ आ रहा ना? सबका जो सेंटर होगा क्या होगा? एक ही होगा। और इसके साथ साथ वो स्प्रिंग के टाइप में, इसका मतलब सभी का जो साइज होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, मान लो ये क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, लेकिन ये जितना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब जितनी इंटेंसिटी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी ना। ये एक लूप की है, ऐसे समझ लो। ये कितने लूप की है? एक की, ठीक है ना? ये दूसरे लूप की है। अब देखो, एक लूप द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया रहा है, दूसरे लूप द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है ना, अपोजिट है। तो इस केस में ये क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे एक दूसरे को? तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए बाहर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेट क्या मिलेगा? 0। चाहे उस एंड पे देख लो चाहे इस एंड पे, यहाँ भी तो वही खेल हो रहा है। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रही है ना? इधर देखो, इधर से आ रही है, यस और नो? देखो यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो डॉट डॉट था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आ रही है, तो दोनों क्या कर रही है? जब कोलैप्स कर रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट कर देंगे। यानी यहाँ पे भी इनके द्वारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है? सिर्फ और सिर्फ अंदर बन रही है। अब जैसा भी आप लो, या तो आप ऐसे लो, मतलब डायरेक्शन इधर दिखाओ, मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो इधर आएगा, अगर आपने इधर साउथ बना दिया इधर नॉर्थ बना दिया तो इधर जाएगा। लेकिन जैसा भी जाएगा अभी आपको नजर आएगा कि वो सब की सब कैसी होंगी? पैरेलल होंगी एक दूसरे के। कैसी होंगी? पैरेलल। यानी बीच में आपको हर जगह कैसी नजर आएंगी? पैरेलल। और पैरेलल होने का मतलब जानते हैं, ये सबसे बड़ा सिंबल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एंड यूनिफॉर्म है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है यानी एंड यूनिफॉर्म है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये छोटा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोलूंगा मैं, इसको छोटा पॉइंट बोलूंगा, लेकिन ये छोटा बहुत बड़ा बात है ना? क्योंकि डेरिवेशन यहाँ पे सबको आ जाएगा, 2 सेकेंड का काम है ना? सबने पढ़ा हुआ है कि कैसे निकालना है, तो निकालने में दुविधा नहीं होगी। पूरी प्रॉब्लम इन चीज़ों को समझने में होगी। ये जो आउज गाउज बनाया गया ना, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या ऐसे समझ लो कि जब करंट के अंदर मैग्नेट वाली कहानी स्टार्ट होती है तब से चैप्टर कॉम्प्लेक्स बनते जाता है। समझ में आ रहा है? और कारण क्या है? 50,555 बार आपको डायरेक्शन यूज करना होता है, डायरेक्शन के बिहाफ पे काम करना है। कभी क्लॉकवाइज चल रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कभी अंदर तो कभी बाहर। समझ में आ रहा है? और ये जो होता है ना, एकदम क्या कर देता है? कंफ्यूज कर देता है, और कंफ्यूजन में मिस्टेक होगी ही होगी। तो वही मिस्टेक के कारण कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता है, और कॉन्सेप्ट में नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है हम उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे सही तरीके से, समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर वो हमारे लिए टफ बन जाएगा। ठीक है? तो बस खेल इतना सा था, अब खेल खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। मुझे ये पता है कि इस पूरे की मैंने एल लेंथ ली है, तो एल लेंथ का मतलब ये कैसा सोलेनॉइड है? फाइनाइट लेंथ का, है ना? फाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड है। ठीक है? आइडियल सोलेनॉइड कैसा होता है? इनफाइनाइट लेंथ का, लेकिन ये क्या है? फाइनाइट लेंथ का। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। मेनली हमको पता है कि इसके अंदर जो कॉइल है वो कितने टर्म्स में है? एन टर्म्स में है। ठीक है ना? इस फाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड के अंदर एन टर्म्स ऑफ क्या है? एन टर्म्स ऑफ कॉइल है। एन टर्म्स ऑफ कॉइल है, यानी जो कॉइल है, वायर को जब मैं गोल कर दूंगा तो क्या बन जाता है? कॉइल बन जाता है। और उस कॉइल के कितने हैं, मतलब मोड अगर बोला जाए तो एन टर्म्स है। ठीक है ना? ऐसे कॉइल कितने बने हुए हैं? एन टर्म्स। एन टर्म्स मतलब समझ में आ रहा ना? मतलब हो सकता है 200, एन की वैल्यू 200 हो सकती है, 400 हो सकती है, 500 हो सकती है। ठीक है? ठीक, अब स्टार्ट करें कहानी को। चलिए तो मेनली हम क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे, देखिएगा ध्यान से, कि हमको पता है कि पूरे एल लेंथ में टोटल कितने कॉइल लगे हुए हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स। मैं अगर यूनिट लेंथ में निकालूं तब
यूनिट लेंथ में अगर निकालूं तो n/l हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये n/l क्या है सर, ये n/l एक्चुअल में क्या है, यूनिट लेंथ टर्म ऑफ कॉयल इन यूनिट लेंथ, यस और नो, अरे हाँ ना बोल दीजिए, ये क्या है, टर्म ऑफ कॉयल इन यूनिट लेंथ। अरे भाई एल लंबाई में एन ठो आपने डाले हैं, मान लीजिए आपने 5 मीटर का सोलेनॉइड दिया है, यानी 5 मीटर की लंबाई ली है, उस 5 मीटर में आपने कितने कॉयल डाले हैं, कितनी बार तार को मोड़ा है, तो 500 बार, कितनी बार, 500 बार, ठीक है। तो अगर मैं ये पता करूं कि 1 मीटर में कितना मोड़ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 500/5 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितनी बार मोड़ मिल गया, 100। ये जो आपको मिल रहा है ना, ये क्या है, यूनिट लेंथ का टर्म है, यानी टर्म ऑफ कॉयल इन यूनिट लेंथ, ठीक है। और इस चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, ये है ना, इसी चीज को आप ऐसे लिख देना, एन इज n/l, और व्हाट इज एन, एन इज द टर्म ऑफ कॉयल इन यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हम हमेशा इस स्मॉल एन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, स्मॉल एन का, क्योंकि स्मॉल एन का अगर हम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है यूनिट लेंथ बता देगा, हमेशा काम यही करते हैं कि यूनिट लेके चलते हैं, यूनिट लेके चलेंगे तो जितना पूछेगा उतना मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म हो जाएगा ना। हाँ, ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी समझी है, यूनिट लेंथ में काम करेंगे तो फायदा रहेगा, पूरे का लेके चलेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, कन्फ्यूजन मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने पहले ही बता दिया ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहला तरीका आजमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, किसके थ्रू, बायो सेवर्ट के नियम के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या लेने जा रहे हैं भैया, हम किसको अपनाने जा रहे हैं, बायो सेवर्ट के नियम को। पहला तो यही तरीका है हमारे पास, तो बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। देखो बायो सेवर्ट लॉ क्या है, बड़ा आसान है, टफ नहीं है, बस पकड़ना होता है। तो जैसे ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, हमने एक काम किया, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर लेंथ की कॉइल को ले लिया, पूरे कॉइल को लेके नहीं चलेंगे, है ना, एक को लेके चलेंगे तो बाकी तो मिल ही जाएगा, तो कोई दुविधा तो होगी नहीं, ठीक है। काम करता हूँ, थोड़ा सीधा बनाता हूँ, मतलब साफ बनाता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैंने वायर्स नहीं डाले, बस ऊपर आप क्या कर दो, क्रॉस मार दो, ऊपर क्रॉस था, ऊपर डॉट था, नीचे डॉट था, अरे ऊपर डॉट रखो नीचे क्रॉस रखो, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने हिसाब से हम मोड़ लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ऊपर कुछ हो गया ऐसा तब तो क्या करें, अब तो पूरा फंस गया कॉन्सेप्ट, नहीं, ठीक है ना, कुछ भी बनाओ अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक। अब मैंने क्या किया ना, मैंने ना यूनिट लेंथ बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैंने क्या किया, इस पूरे एल लेंथ में से DL लेंथ, बहुत छोटे से लेंथ के कॉइल को ले लिया, पूरा क्या है L है ना, पूरा L माने हो तो बहुत छोटे से लेंथ का मैंने क्या ले लिया, कॉइल ले लिया कॉइल। और जैसा कि मेरा मोटिव था कि इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है कि नहीं है, डायरेक्शन नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखना, यही तो मेरा मोटिव है, बिल्कुल वही देखने जा रहा हूं मैं। अब मैं करूंगा क्या, ध्यान से समझना। जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, मतलब इसको यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट को मैंने डिनोट कर दिया कि मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मेरे पास कॉइल है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो कॉइल है, ये कॉइल कैसा है, अपने आप में सर्कुलर है, और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट उसके एक्सिस पे है, ये भी ध्यान देना। मैंने इस पॉइंट को ऐसा चूज किया है कि ये क्या है, इन कॉइल्स के, ये DL लेंथ के अंदर जितने कॉइल है उनके एक्सिस पे आ रहा है ये, ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है बहुत जमाने पहले कि एक सर्कल है या एक सर्कुलर लूप है सीधा, उसके द्वारा उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बताइए सर, वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू क्या था, A²
अपॉन पूरे के नीचे 2x² प्लस a² पूरे पे पावर 3/2 पढ़ा है। अब इसमें x क्या है, a क्या है, ये जानना जरूरी है। व्हाट इज a? a इज द रेडियस। व्हाट इज a? वो रेडियस था सर। ये है x। x क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस। क्या ये पता है हमें? हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये होता है, बिल्कुल ये पता है, तो इस चीज़ को आप ले सकते हो, है कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता? क्योंकि देखो सेम केस बना कि नहीं बना। यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है, उस लूप या कॉइल के द्वारा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मतलब मुझे निकालना है। तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है पहले ज़माने में कि इतना होता है ना। इस चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो कराएंगे कि नहीं कराएंगे? करा सकते हैं, करा सकते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान देना। क्या ध्यान देना? कि जैसा कि मैंने बोला कि ये इसके एक्सिस पे है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि इस इंड से इसका कोई एंगल तो क्रिएट हो रहा होगा ना, है। मैं मान लेता हूँ कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, थीटा। कितना क्रिएट हो रहा है? थीटा क्रिएट हो रहा है। अब देखना ध्यान से, ये तो इसके इंड से हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अपने आप में, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो वो पूर्ण रूप से एक मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड है? यहाँ पे पूर्ण रूप से टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताया जा रहा है। भाई हम डिनोट किसको कर रहे हैं? सिर्फ छोटी सी लेंथ, यानी कम, बहुत थोड़े से कॉइल है। मेरे पास कॉइल की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, मैं तो मात्र थोड़े से कॉइल ले रहा हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इस पी पॉइंट पे वो छोटी ही होगी। यानी ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है बी, वो इसके लिए क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा। ऐसा नो, क्योंकि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इनके थ्रू, ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो इसके साथ इन्होंने थीटा बनाया, बिल्कुल। अब थीटा अगर बनाया है तो इनके साथ मुझे पूरे के लिए बाद में जब निकालना होगा, तो मैं इस पूरे के लिए जब निकालूंगा तो मुझे इन दोनों इंड को पकड़ना पड़ेगा, सभी कॉइल्स के इंड को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, दोनों इंड को। तो एक इंड आप इधर ले लोगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ से यहाँ पे, क्लियर है ना? और हमेशा किसके साथ देखोगे? हमेशा इस एक्सिस के साथ एंगल देखोगे। तो मान लो अगर मैं इस एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल देखूँ तो कितना है? θ1 कितना है? θ1। और यहाँ पे कितना है? θ2, ठीक है, ये भी मैं मान सकता हूँ। यहाँ पे कितना बना है? यहाँ पे थीटा बना है। ध्यान से देखो, इसके साथ ये जो छोटा वायर लिए थे इसके एक इंड के साथ थीटा एंगल बना है। लेकिन जब मैं पूरे के लिए लूंगा तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा? इस इंड के साथ θ1 बनाएगा, ठीक है, और इस पूरे के साथ क्या बन जाएगा? θ2, ठीक है। एंगल क्यों ले रहे हो? क्योंकि एंगल का ही तो खेल है इसमें, इसके अलावा क्या है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, हाँ या ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे। यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ जी। अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे मैंने एक इंड लिया है, ध्यान देंगे। यहाँ से मैंने यहाँ पे इंड लिया, ये दूसरा इंड यहाँ पे क्यों नहीं लिया? ओके, जबकि इस वाले केस में हम हमेशा कहाँ से लेते थे? दोनों इंड से लेते थे, सही है। भले हम दोनों इंड से लेते थे ना, एक तो एक इंड ये हो जाता था, एक दूसरा इंड ये। तो कारण ये है, सबसे पहला कारण तो आप अगर पिछले क्लास में गए होंगे, पढ़े होंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। जिनको यहाँ तक समझ में आ रहा है, इनको, जिनको ये नहीं समझना है छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे इस पार्ट को। तो हम लोगों ने अपने जीवन काल में जब यहाँ से एक सर्कुलर लूप के द्वारा एक उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहा, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इन दो जगहों से, यहाँ भी डीएल लेंथ लिया था, यहाँ भी डीएल लेंथ, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही थी यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप करोगे आगे जाके तो यहाँ पे एक φ1 लिया गया था, यहाँ पे φ2 लिया गया था, ठीक है, मेनली यही था, आया ना। यहाँ पे φ1 और यहाँ पे क्या था? φ2। तो मेनली ये हमने देखा था कि यहाँ पे आपको मिलेगा कैसा कि दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, एक किसके कारण और एक इसके कारण, और दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? सेम। तो 2 dB sin φ आया था, आया ना, 2 dB sin φ आया था समथिंग। और वहाँ पे हमने बोला था कि dB ऑलरेडी छोटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें dB ही मिलेगा, ले देके, ऐसा नो, तो dB ही मिलेगा, मतलब dB sin φ ही मिलेगा, ऐसा नो। यही बोला गया था कि dB ऑलरेडी बहुत छोटा है, क्योंकि आपने लेंथ जो ली है अपने आप में क्या है? छोटी लेंथ ली है, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? छोटी। अगर मैं इन दोनों इंड से ले भी रहा हूँ तो मुझे जो पैदा होगा, मतलब जो मुझे मिलेगा इसके द्वारा और इसके द्वारा, मतलब इन दोनों इंड से, वो क्या होगा? छोटा मिलेगा, ऐसा नो। लेकिन यार उसको लेके करूँगा भी क्या मैं? पहली बात तो ऐसे भी दिख रहा है छोटा मिल रहा है, लेके करूँगा भी क्या मैं? दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अगर इन दोनों इंड को यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ मैं, तो उस केस में
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ इतने का ही मैग्नेटिक फील्ड मैं पता कर पाऊंगा, यानी इतने दूर द्वारा जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही तो मैं बता पाऊंगा। मुझे तो इस पूरे का चाहिए ना, इसीलिए मैंने क्या किया है, इसीलिए मैंने इस इंड से लेके इस इंड तक एंगल क्रिएट किया है, ना कि मैं कहाँ गया हूँ नीचे। समझ में आया कि नहीं आया? इससे फायदा क्या हो रहा है कि देखिए मैंने इस पूरे को ले लिया, पहले इतना लिया था और फिर पूरा ले लिया, ले लिया कि नहीं ले लिया, आगे इंटीग्रेशन करके बना लूंगा अपना। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझा दूं। देखो म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर है, तो ए क्या होता है, रेडियस होता है, तो भाई यहाँ पे रेडियस लेना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ इस रूप का रेडियस क्या है, ए है, मानना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है। आप और कुछ भी मान सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक मैं डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, एक्स, क्या मान लेता हूँ, एक्स नहीं, यहाँ से यहाँ तक मैं एल मान लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एल मानूँ, नहीं यहाँ से यहाँ तक मुझे एक्स ही मानना पड़ेगा, दूरी उतनी ही तो होती है, ऐसा नो, तो उतनी ही दूरी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया, एक्स, कोई दुविधा नहीं, बाकी में कोई समस्या तो नहीं ना है, नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लो, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया, ए, तो ये इतना क्या है, डीएल है। डीएल क्यों है, क्योंकि पूरी लेंथ का आपने छोटा सा पोर्शन लिया है, पूरी लेंथ कितनी है, एल है। ओके, पूरी लेंथ एल है, तो आपने छोटा लेंथ लिया है वो क्या है, डीएल है। इस डीएल से ये पर्टिकुलर पॉइंट कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। तो चूंकि ये क्या है, सर्कुलर लूप है, तो इस सर्कुलर लूप के द्वारा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो कितना होगा, इतना होगा। लेकिन सर ये छोटा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। कितने हैं सर, इतने हैं, n इज इक्वल टू एन अपॉन एन। और हम हमेशा किसको डिनोट करेंगे, इसको, ठीक है। तो चलो ध्यान से सुनना, हमें पता है कि यूनिट लेंथ में कितने कॉइल होते हैं, है ना। यूनिट लेंथ में मुझे पता है कितने कॉइल होते हैं। अगर एक की मैं बात करूं तो एन अपॉन एल होता है, या सीधा एक की मैं बात करूं तो कितना होता है, एन होता है, हाँ या ना। यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, एन, स्मॉल एन। तो अगर मैं इस डीएल लेंथ में देखूं तो क्या होगा, डीएल से मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो। डीएल से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर और इधर, तो क्या मिल जाएगा, एन इंटू डीएल, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ कॉइल मुझे मिल जाएंगे, एन इंटू डीएल। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं। अच्छा, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनो, दूसरी चीज़ क्या, कि मान लो आपने जो करंट भेजा था वो करंट क्या था, कहाँ से गया था, यहाँ से गया था, इस इंड से। एक काम करो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ से इसको, यहाँ से प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ से गया था, ये जाके अंदर चला गया था। तो कितना करंट आपने भेजा था, आई। ये आई इधर से निकला था, तो एक लूप में आई होगा ना। मान लो एक लूप आप बनाओगे तो इसमें कितना होगा, आई। बगल वाले लूप में भी क्या होगा, आई, उसके बगल वाले में भी आई। तो अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो सिर्फ आई होगा क्या, करंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। लूप में जाने का मतलब करंट की मात्रा क्या हो जा रही है, अपने हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे लेंथ में बढ़ जा रही है कि नहीं बढ़ जा रही है। अगर मैं ज्यूम करूँ तो एल लेंथ में मतलब लंबाई बढ़ाऊंगा तो लूप की संख्या बढ़ेगी ना, लूप की संख्या बढ़ेगी। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, आई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, ये बताओ, हाँ या ना, बढ़ेगा, ठीक है। तो उस केस में भाई करंट सिंगल में तो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उस केस में मुझे पूरा का पूरा रखना पड़ेगा। तो मान लो ध्यान से समझो कि भाई डीएल है, ठीक है ना। डीएल लेंथ में मुझे एन डी एल लूप नजर आ रहे हैं, तो करंट भी कितना हो जाएगा भाई, आई डी एल लिखते हो तो आई डी एल मतलब एन डी एल और इंटू क्या हो जाएगा, आई। ऐसे समझ में आ रहा है, नहीं ऐसे मैं समझा रहा हूँ। इस पूरे लूप में भाई एक सिंगल लूप होता तो आई होता है ना। यहाँ पे तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, इतने हैं, एन इंटू डी एल है कि नहीं है। तो इस कंडीशन में एन इंटू डी एल है, तो इसमें आई से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, तो टोटल करंट इतना होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आपको हमेशा कितना करंट रखना है, टोटल करंट कितना रखना है, टोटल करंट, ऐसा नो, ऐसा इतना ही तो रखते हैं। टोटल करंट रखोगे तो वो कितना रखोगे, एन डी एल इंटू आई। क्यों रख रहे हो, समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, तो चलो फटाफट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और रखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास होगा इसके लिए डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। टोटल अगर मैं निकालूंगा तो अभी जस्ट मैंने निकाला है, आई इज इक्वल टू मैं रखूँगा यहाँ पे, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू एन डी एल आई, यही तो रखूँगा। काम तो यहाँ पे आई बना लेता हूँ, यहाँ पे भी आई बना लेता हूँ। अब मैं इसके जगह पे क्या डाल दूँगा, म्यू नॉट, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एन डी एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, स्मॉल आई कर लो, ठीक है, स्मॉल आई। पूरे के नीचे 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे पे पावर 3/2,
ठीक है ना। ये मेरे पास इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, ये जो डी बी है वो किस पे है, पी पर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस कॉइल, ये जो डी एल लेंथ का कॉइल है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हम क्या करें, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के लेके आए, फटाफट अब देखो, ज़्यादा समय नहीं देंगे, ये ए है और यहाँ पे क्या है, एक्स है ना, ये एक्स है। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, अगर मैं इसके और इसके बीच का रिलेशन दिखाऊं तो ये रिलेशन कौन दिखाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ, हाँ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो एक्स टेन थीटा होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ से मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो हो जाएगा ए अपॉन टेन थीटा, एक्स की वैल्यू निकालो ना, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए कॉट थीटा, मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा मिल गया, तो बोथ साइड आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। लेकिन एक चीज़ पकड़ो यार, एक चीज़ जानते हो क्या पकड़ना पड़ेगा, ऊपर डीएल है ना, तो हमें डीएल के रिस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा, हमें डीएल के रिस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा। मेरे पास डीएक्स है कहाँ, मेरे पास तो डीएल है ना, तो मुझे इस डीएल को हटाना पड़ेगा। एक काम करो, इस पूरे को कैपिटल एल मान लो, इस पूरे को कैपिटल एल, इसको स्मॉल एल मान लो, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। इसको स्मॉल एल ले लेते हैं, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, ओके, अब सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया जो मैंने किया है। अब देखो यहाँ पे क्या कर लो, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, मतलब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन ले लो, सॉरी डिफ्रेंशिएशन ले लोगे तो डी एल अपॉन डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए कॉट थीटा, मतलब ए इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूँ तो डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ए, ध्यान देना, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या मिल जाता है मुझे, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस डी थीटा को उधर भेज दो तो डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो डी एल की वैल्यू ये आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, आया ना, मैंने बस रिलेशन सिर्फ निकाला है, ठीक है। रिलेशन निकालने से मुझे डी एल की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई। इस चीज़ को मैं ले जाके पुट कर सकता हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, एन अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है ना, बस यही थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब कुछ क्या है, सही है। देखो डीएल लेंथ में एनडीएल होगा, ये सब कुछ में दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझूंगा अगर मैं, तो यहाँ तक मुझे मिल गया। अब इस चीज़ को मुझे कहाँ पे लाके पुट करना है, इस फॉर्मूले के अंदर, तो रखो डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर एन इंटू आई, और बगल में क्या हो जाएगा डी एल, तो डी एल की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर डी थीटा, और इसके साथ साथ ए भी है ना, माइनस पूरे का बाहर कर दिया। अब अंदर क्या है सर, 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में नहीं है, पूरे के ऊपर पावर लगा दो 3/2, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अच्छा एक्स को हटाओ, एक्स भी तो नहीं रहेगा, एल स्मॉल एल रहेगा, है ना, स्मॉल एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एल, ठीक है, यहाँ भी एल कर लो, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी एल। सबसे पहले क्या कर लो, इतना नोट डाउन। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ चुका है सर, कि डी बी इज इक्वल टू ये देखो माइनस है तो माइनस को रखो, म्यू नॉट एन को पहले कर लो एन, फिर क्या कर लो आई, और देखो ये ए स्क्वायर और ए मिलके कितना बना देंगे, ए क्यू, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है अपने पास कॉसेक स्क्वायर डी थीटा इंटू डी थीटा। और एक चीज़ और देखो ना, यहाँ पे हम एल को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू तो हमको पता है ना, ए कॉट थीटा, तो रख देते हैं ए कॉट थीटा, तो यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, एल की जगह पे रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, पूरे पे पावर क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने पास, मिल रहा है माइनस म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे ए क्यू ऐसे ही रहेगा, ध्यान देना है।
और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा भी ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर कॉमन करूंगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो ए स्क्वायर जब बाहर करोगे तो इसके ऊपर 3/2 अलग कर दो और अंदर जो बचा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसको अलग कर दो और इसके ऊपर पावर क्या डाल दो 3/2। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। डी बी इज इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस म्यू नॉट एन आई ए क्यू ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पॉन पूरे के नीचे यहाँ पे 2a पे पावर q और यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब पूरे पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिएगा अगले स्टेप में क्या हो रहा है। अगले स्टेप में ये हो रहा है कि हमारे पास dB जो है, यहाँ पे देखते हैं dB जो है वो क्या बनाया सर, ये बनाया कि ए क्यू से ए क्यू कैंसिल। यहाँ पे देखो 2 पावर 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा सर dB इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पूरे के नीचे 2 कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर नहीं कॉसेक पे क्यू, कॉसेक क्यू थीटा आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा से 2 कैंसिल, एक बच जाएगा। dB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे कॉसेक खत्म, सिंपल डी थीटा बचेगा। डी थीटा अपन पूरे नीचे 2 कॉसेक थीटा बचेगा। कॉसेक थीटा है तो ऊपर भेज देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, है ना। dB इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई साइन थीटा इंटू डी थीटा पूरे नीचे क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं, अगेन नहीं कोई दुविधा। अब देखो ध्यान से देखो तो मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मुझे पता है जो मैं अभी तक लेके बैठा हुआ हूँ वो बहुत छोटा है, मुझे पूरे के लिए लेना है, ये तो बहुत छोटे पोर्शन का लिया है ना, ये रियल लेंथ की सिर्फ ली है, बहुत छोटे सी लेंथ के लिए लिया है। पूरा मेरा लेंथ क्या है L है ना। इसमें जितने भी कॉइल है उन सब के कारण जो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा। क्या करूंगा इंटीग्रेशन मतलब इधर डीबी को इंटीग्रेट कर दो और इधर देखो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस म्यू नॉट एन आई यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा पूरे के नीचे 2। लेकिन इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, तो सर ये डिपेंड करेगा इस पे कि कहाँ से चल रहा है, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेबल है, ऐसा लो। तो इसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाए, तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना नहीं है, मेरा मोटिव यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट द्वारा अपने इस एक्सिस पे, मतलब इन सबके एक्सिस पे जो कोण बनाया जा रहा है कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2 तक है कि नहीं है भाई। एक एंड यहाँ पे है ना, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से इतना शुरुआती है और यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, तो पूरा कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पूरा कवर हो गया θ1 से θ2 तक। ठीक है, तो सभी कॉइल आ जाएंगे। अब इस तरीके से जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो छोटे छोटे मान लो ऐसे डीएल लेंथ वाले सबको मैं जोड़ दूंगा। डीएल लेंथ वाले जो कॉइल है इनके द्वारा इस पी पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऐसे जोड़ते जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, θ1 से θ2 तक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो जब मैं इधर इंटीग्रेशन करने आऊंगा तो जो कॉन्स्टेंट है उसको पहले निकाल दूंगा ना, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस म्यू नॉट एन आई पूरे नीचे 2, अंदर वही रहेगा जिसके पास थीटा होगा, तो यहाँ पे θ1 और यहाँ पे θ2 और यहाँ पे क्या है साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा, तो b इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 और इंटू मिल जाएगा हमको कॉस थीटा मिल जाएगा। और इस पूरे पे देखो माइनस के साथ मिलेगा, किसके साथ मिलेगा माइनस के साथ, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस के साथ मिलेगा, तो माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक θ1 से θ2 तक, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने पास सर म्यू नॉट एन आई बाई 2 और अंदर क्या बच जाएगा θ1 से θ2 तक कॉस थीटा होगा। अभी इसको रखना चाहिए, एक काम करता हूँ यहीं पे रख लेता हूँ तो फार्मूला ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे θ1 क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब कॉस θ2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस θ1 आ गया, और ये बन गया आपका फॉर्मूला।
ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो आप लेके आए हो ये बता रहा है इस पूरे सोलेनॉइड द्वारा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ नई नई बातें उनको जानना जरूरी है, ठीक है, और यहाँ से भी बातों को खींचना बहुत जरूरी है। यहाँ तक तो करने आ गया होगा, मैथमेटिकल रास्ता था, आसानी से हम लोगों ने पार कर लिया, इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आप फटाफट क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ध्यान देंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हमारे पास आ चुका है पूरे नीचे 2 और बगल में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना, ठीक। चलिए ध्यान देंगे, ये जो आया हुआ मैग्नेटिक फील्ड ये किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, पहली बात तो लिख लो अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। पहली बात यही जान लो कि भैया जब हमको इसकी लेंथ पता होगी तभी हम ये ले सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, क्या कि अगर हम इनफाइनाइट लेंथ के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इनफाइनाइट लेंथ के केस में होगा क्या, होगा ये कि जो लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी, ये जो लंबाई होगी सोलेनॉइड की वो इनफाइनाइट होगी। और एक केस और बनता है, एक केस जानते हो क्या बनता है इनफाइनाइट के केस में, चलो उसको आगे मैं बता देता हूँ। इनफाइनाइट लेंथ के केस में ये होता है, बस सिंपल पहले समझो, आगे बता रहा हूँ मैं, कि ये जो रेडियस होता है वो बहुत छोटा होता है लेंथ से, यानी कभी भी आइडियल सोलेनॉइड की बात होगी तो हमेशा याद रखेंगे कि जो इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस होगा वो उस सोलेनॉइड की लेंथ से अप्रॉक्सीमेट बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, आइडियल में, क्लियर है। नॉर्मली सोलेनॉइड बनाओगे तो भी ऐसा होगा, जो रेडियस लोगे उससे ये वाली लेंथ बड़ी होगी, लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी इस रेडियस से, ठीक है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, सोलेनॉइड के लिए ये तो हमेशा आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखो आगे दिखाऊं मैं, तो ये जो मिला है इसके थ्रू हम इनफाइनाइट का बना सकते हैं, बिल्कुल। इनफाइनाइट का बनाने का मतलब क्या, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ तक ले लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा के तब बहुत बड़ा मान लेता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे पी अपना था पी क्या था, इनके एक्सिस से गया हुआ था, ठीक। अब थोड़ा ध्यान देना, पी कैसे कवर कर रहा था, सर इस इंड को मिला दो, फिर इस इंड को मिला दो, मिला दिया, है ना, थोड़ा ध्यान से देखते जाओ, इस इंड को मिला दिया और इस इंड को मिला दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया क्या, कि हम लोगों ने θ1 और θ2 दोनों को क्या लिया था, पॉजिटिव, क्या लिया था, पॉजिटिव। कारण क्या था, क्योंकि सबको हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, θ1 भी हमने क्या माना था, ऐसे ही, और θ2 भी ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज लिया था, डायरेक्शन सेम थी इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिया था। अगर इससे पहले वाले केस में जाएं तो एक जगह हमने क्या लिया है, निगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ गया था, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखते जाओ, तो होगा क्या कि अगर मान लो यहाँ पे लेंथ देखे तो अभी भी कुछ θ1 और θ2 है ना, यहाँ पे ये θ2 एक्स और सी नहीं है, नॉट इज इक्वल टू एक्स और सी, और θ1 इज इक्वल टू नॉट 0। लेकिन अगर हम लेंथ बढ़ाते जाए तो ये झुकते जाएगा, नीचे आते जाएगा, है ना। थोड़ा सा और बड़ा करूँ मैं इसको तो क्या होते जाएगा, ये जो लाइन है वो और सटती जाएगी नीचे की ओर, है ना, और धीरे धीरे ये जो θ1 है वो क्या हो जाएगा, 0। अगर इनफाइनाइट लेंथ की हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई टेंस टू इनफाइनाइट, तो उस केस में जो θ1 है वो क्या हो जाएगा, 0। और देखो जैसे यहाँ भी देख सकते हो इस इंड पे ये जो लाइन है वो क्या होती जाएगी, नीचे होती जाएगी, है ना, नीचे होते होते इस एक्सिस पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो उस केस में θ2 क्या हो जाएगा, तो θ2 क्या हो जाएगा, 180। क्या पकड़ पा रहे हो मेरी बात, है ना। θ1 क्या हो जाएगा, θ1 0 हो जाएगा और θ2 क्या हो जाएगा, 180, है ना। तो लिख दो इसको, अच्छा θ1 एंड θ2 पॉजिटिव है बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या सेम डायरेक्शन लिख लो, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड,
ठीक है। सोलेनॉइड की इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो L टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पहुंच गया है L, तो उस केस में आप देखोगे तो θ1 विल इज इक्वल टू 0 एंड θ2 विल बी 180 डिग्री। इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल पुट करो। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन पूरे के नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ पे cos θ2 है, cos θ2 की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, cos 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस cos θ1 क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, म्यू नॉट NI ऐसे ही रहेगा अपन पूरे नीचे 2। यहाँ पे cos 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और यहाँ पे माइनस 0 cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ध्यान देना यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी -1 -2 हो जाएगा, और पूरे के नीचे क्या है 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस में म्यू नॉट NI आया। थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूँ मैं इसको, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन पूरे के नीचे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना -2, 2 से 2 कैंसिल, B इज इक्वल टू आ गया माइनस म्यू नॉट NI, यानी B इज इक्वल टू सीधा सीधा लिख दो म्यू नॉट NI। निगेटिव से हमारा लेना देना नहीं है ना, इनसाइड का खेल चल रहा है, इसमें कहाँ पे निगेटिव का काम आएगा फिलहाल में, है ना। तो B क्या हो गया अपना, इतना आ गया। देखो क्या होता है ना कि अप्रॉक्सीमेट के केस में आप कभी कभी देखोगे कि आपके बुक के अंदर ऐसा दिया होगा कि इसको θ2 लिया होगा, इसको θ1 लिया होगा, ठीक है। तो भी बात वही बनेगी, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, बशर्ते मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके बुक में ऐसा दे दिया कि इसको जो θ1 में माना हो उसको θ2 माना होगा, ठीक है। θ1 को उसने क्या, बुक वाले ने माना होगा θ2, और θ2 को उसने क्या माना होगा, θ1। समझ में आ रहा ना, तो उस केस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके, ठीक है। बात वही है, आएगा तभी भी आंसर वही, माइनस उनका भी आने वाला है, ऐसा नहीं कि मेरा आ रहा है तो उनका नहीं आएगा, बात वही बनेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या बनेगा हमेशा, म्यू नॉट NI। मैग्नीट्यूड से यही तो मतलब है, ये तो क्या है, ये तो जब आप वेक्टर के रूप में ले रहे हो तो फिर क्या आप माइनस यूज करोगे कि डायरेक्शन ऐसी दिखाई देगी, है ना। बशर्ते आप अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड आपको ये मिलेगा, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है फिलहाल में, क्योंकि इंटेंसिटी के लिए फिलहाल के लिए मैग्नीट्यूड जरूरी है। डायरेक्शन तो हम कहीं से भी निकाल लेंगे, 50,000 तरीके हैं हमारे पास किस चीज़ को निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो बातें हम सीख पाए उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जब हम फाइनाइट लेंथ की ले रहे हैं, तो फाइनाइट लेंथ की ले रहे हैं तो हो क्या रहा है कि ये जो P पॉइंट है जब ये सरकेगा इधर उधर, ध्यान से समझना, ये पॉइंट यहाँ से जब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो, अगर P पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो होगा क्या, होगा ये कि θ1 जो है वो डिक्रीज होगा और θ2 बढ़ेगा, है ना। तो θ1 डिक्रीज हो रहा है, θ2 बढ़ रहा है, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जितना घटेगा उतना बढ़ेगा, ये भी तो समझो, अल्टरनेट कहानी में ये भी तो पकड़ो, इधर जितना बढ़ेगा उधर इतना घटेगा, तो वैल्यू तो फिर वही हो गई ना, दोनों कॉस ही है ना, साइन कॉस तो है नहीं, सेम है दोनों। तो इधर जितना वैल्यू बढ़ेगी, जितना मतलब घटेगी इधर उतना बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो कहानी में कोई चेंज आएगा, वही ना चलेगा जैसे चलना चाहिए। देखो माइनस प्लस ये भूल जाओ भी, माइनस में मतलब घटेगा तो घटने के बाद वैल्यू वही आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 4 है 3 है तो कितना आएगा, 1 आएगा, 3 है 4 है तब भी कितना आएगा, 1। हमें मतलब है 1 से, मतलब उस वैल्यू से, ना कि साइन से, क्योंकि हम किस पे फोकस कर रहे हैं, वैल्यू पे, इंटेंसिटी पे, मैग्नीट्यूड पे। तो उस केस में हम देख रहे हैं ना कि वैल्यू अगर मान लो इधर जा रहा हूँ तो वैल्यू क्या हो रही है, θ1 की घट रही है तो θ2 बढ़ गया, है ना। इधर आ रहा हूँ तो θ1 बढ़ रहा है, θ2 घट रहा है, तो कॉस में है, दोनों कहानी बराबर होगी, जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है। तो हर जगह इस पूरे के अंदर क्या है, सेम है, कैसा नो, क्या ये बात समझ में आ रही है। यानी एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है इनसाइड द सोलेनॉइड।
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वल होती है इनसाइड द सोलेनॉइड, एक्सेप्ट वन जगह, किनारों पे। ठीक है, दिखा दूं कैसे, इसको ही बता दें। अच्छा, वो तो हो गया यहाँ तक की बात। यहाँ पे देख लो, जब इनफाइनाइट लेंथ की बात कर लो तब इनफाइनाइट लेंथ के लिए लोगे, ये तो मान लो फाइनाइट लेंथ के लिए ले हो ना, तो भी हमको दिखा रहा कि यूनिफॉर्म है। इनफाइनाइट लेंथ में ले लो तो और एकदम क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म हमेशा यूनिफॉर्म हो गया। अब कहीं भी जाओ चेंज ही नहीं होगा, ऐसा नो, कहीं भी जाओ चेंज होने वाला है ही नहीं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहीं एंगल का कहीं ऑप्शन दिया है, एंगल का कॉन्सेप्ट तो हटा दिया इनफाइनाइट लेंथ के लिए। तो ये दो बातें क्लियर हो गई ना, फाइनाइट लेंथ का हो तो भी यूनिफॉर्म है, इनफाइनाइट लेंथ का हो तब तो होना ही होगा। ओके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, वहां पे वो वेरी कर जाएगा, और वो है किनारा। किनारे को इंग्लिश में बोलते हैं एज। तो एज पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, इसका कारण थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, मैं एच पे लेके चला जा रहा हूं, ये सब मिटा के मैं एच पे लेके जा रहा हूं। ये मैग्नेटिक सोलेनॉइड है, और मैं इसके इंड पे आ गया हूं, ठीक है ना। काम करो, ऐसे यहाँ पे ले लो, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे आपने पी पॉइंट को प्लॉट कर दिया। हाँ, किनारा मतलब यही ना, या तो इस किनारे पे आ जाओ या तो इस किनारे पे, ये तो किनारा होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो या तो ये ले लो या तो ये ले लो। अब उस केस में थोड़ा ध्यान से समझना, होगा क्या भाई, ये जो एंगल है, देखो ये पी पे जब एंगल देखोगे तो पी वाला जो एंगल है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एंगल है, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बढ़ते जाएगा भाई। एक इंड पे लेके आओगे तो क्या होते जाएगा, ये देखो जब मैं इस इंड पे हूँ तो ये कम होते जाएगा ना, नीचे जाते जाएगा। और जब मैं इंड पे आऊँगा, किसी के भी इंड पे आऊँगा, फाइनाइट लेंथ लूँ या इनफाइनाइट, तो उस केस में यहाँ पे जो θ2 बनेगा वो 180 होगा, एंड θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, इस इंड पे हूँ, तो एंगल जो होगा वो, मान लो अगर इस एक्सिस से लूँ तो ये लगभग एकदम झुक गया होगा, तो 180 डिग्री होगा। क्योंकि मैं उतना लंबा नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए 180 डिग्री नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और ध्यान से समझना, यहाँ से अगर मैं दूसरा θ1 पता करूँ तो θ1 कितना होगा, सर θ1 एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। θ1 है क्या सर, इस इंड की इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस इंड का एंगल, है ना। जब मैं यहाँ पे पहुँच गया तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, इस एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया। तो θ1 कितना हो गया 90 डिग्री, और θ2 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो उस केस में आप इस चीज़ को यहाँ पे प्लॉट कर दो, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन पूरे के नीचे 2, यहाँ पे cos θ2 माइनस cos θ1 होगा। देखो क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और cos θ2 की वैल्यू cos 180 होगी 180 डिग्री, माइनस cos θ1 की वैल्यू क्या आ गई cos 90 आई, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, ये कैंसिल आउट हो गया। cos θ की वैल्यू क्या आ गई -1, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। मुझे किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। आ गया कि नहीं आ गया। यानी यहाँ पे देखा जाए तो एट द एज, बीच में कहीं भी मैं जाऊँ उसकी आधी होगी, ऐसा नो, चेंज हो गई कि नहीं हो गई। ऐसा आप यहाँ पे भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, यहाँ पे भी लोगे तो सेम कहानी होगा भाई। तब θ1 क्या हो जाएगा अपना, θ1 180 हो जाएगा। θ1 180 कैसे होगा, θ1 ऑलवेज 0 होगा। उस केस में θ2 90 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। जब मैं इस किनारे पे आ जाऊंगा, ये तो इसके लिए है, ठीक है, जब इसके लिए आप देखोगे तो θ2 90 हो जाएगा, और θ1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस किनारे के लिए जब पॉइंट पी अपना यहाँ पे हो तो भी वैल्यू यही आएगी, ठीक है, कोई दुविधा नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ के लिए है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ सोलेनॉइड। तो क्या समझ में आया कि एज पे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में बीच में से क्या होती है, आधी होती है, यानी बीच की आधी होती है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है एंड यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, सब कुछ इसी में समाहित कर दिया गया है, नोट डाउन। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने से पहले भी फटाक से आप क्या कर लो, आइडियल सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है ना। आइडियल सोलेनॉइड, तो सबसे पहली बात, आइडियल सोलेनॉइड जो होता है वो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ का होता है, फाइनाइट लेंथ का होता है, ठीक है। पहला चीज़ तो यही। दूसरी चीज़ कि अगर आप एक सर्कुलर लूप ले रहे हो तो ये क्या है, ये है रेडियस को ए से डिनोट करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो ए होना चाहिए वो उस पूरा सोलेनॉइड ही ले लेता हूँ मैं, पूरा सोलेनॉइड ही ले लेता हूँ। इस पूरे सोलेनॉइड की जो लेंथ है, पहली बात तो एल होना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है एल, मतलब आपने फाइनाइट लेंथ का भी ले लिया है, तो उस केस में भी आपकी जो लंबाई होनी चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्लियर है, ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन आइडियल सोलेनॉइड अगर होगा तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, ज़ीरो होगा, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पैरेलल होगा एक दूसरे के, ठीक है ना, एंड इक्वी डिस्टेंस पे होगा, एक दूसरे से बराबर दूरी पर होगा। अगर मान लो ऐसे जा रहा है तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब दूरियां हमें हर जगह क्या होंगी, बराबर, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंट होगा। इसका मतलब ले देखिए पैरेलल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पैरेलल होगा अंदर। और सबसे बड़ी बात यूनिफॉर्म, पैरेलल बोला है, सॉरी यहाँ गलत बोल दिया मैंने, कंटिन्यूअस लिख दो, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, और यहाँ पे यूनिफॉर्म है, जो भी लिख दो, यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। चौथी बात देखो, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म होने का मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इनफाइनाइट लेंथ का अगर लिया है तो म्यू नॉट एन आई होगा, यहाँ पे देखूँ तो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, यहाँ पे देख लिया तो म्यू नॉट एन आई होगा, हर जगह होगा। एक्सेस पे खेलो, एक्सेस, ठीक है ना, एक्सेस पे आपको खेलने के लिए बोला गया तो एक्सेस पे ही लेके चलोगे। और एज पे बताओ, एज पे कितना होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, ठीक है, ये हो जाएगा। इस एज पे भी म्यू नॉट एन अपॉन टू, ठीक है। तो लिख देना एट द एज, मैग्नेटिक फील्ड एट द एज क्या मिलेगा आपको सर, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डिवाइड बाई 2, यस और नो। और छठी बात, जो n होगा यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n क्या होगा, वेरी हाई, ठीक है ना। यानी यूनिट लेंथ में अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉइल का टर्म होना चाहिए, यानी जो मोड होना चाहिए या नंबर ऑफ कॉइल जो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए यूनिट लेंथ में। तो यूनिट लेंथ में होगा तो पूरे एल लेंथ में ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ टर्म इन यूनिट लेंथ, स्मॉल एन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट लेंथ से, ठीक है। तो कोई दुविधा नहीं, ये सब की सब बातें आइडियल सोलेनॉइड के लिए फॉलो होती हैं। तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, और जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो एल से बहुत छोटी होनी चाहिए। एम एफ मतलब आउटसाइड, बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो नियरली जीरो होना चाहिए, इनसाइड जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। एज पे जितना अंदर है उसका आधा होना चाहिए, और यूनिट लेंथ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड
नंबर ऑफ टर्म है वो ज़्यादा होना चाहिए। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आइडियल सोलेनोइड समझ लिया। अब आइडियल सोलेनोइड समझ लेने के बाद हम कहाँ पे चलेंगे? हम चलेंगे एक्चुअल में दूसरे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वो है अल्टरनेट मेथड। वो जो निकाला था वो बायो सेवर्ट का नियम था। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। सॉरी, आइडियल का स्पेलिंग गलत है, हाँ आइडियल, वो आइडियल हो गया था। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट किया जाए। चलिए, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। ठीक है, और कैसा वाला है? इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का। देखो, इनफाइनाइट लेंथ का है, बट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उसकी लेंथ ही नहीं मेजर कर सकते। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है। फिजिक्स के अंदर यहाँ पे ये कहने का मतलब होता है। बाकी आप ये समझते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ऐसी लंबाई ही नहीं मेजर की जा सकती, तो बताओ इस एप्लीकेशन का हम यूज कहाँ करेंगे तब? भाई ऐसा कोई हम तार ही, भाई तार हम ही बनाएंगे, हमको पता है कितना तार हमको डालना है, तो जब हम तार डालेंगे तो हमको पता नहीं लगेगा कितना हमने लंबा तार यूज किया या कितना तार यूज किया, उसकी लंबाई नाप सकते हैं नहीं नाप सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे होता है कि ज़्यादा लंबा है, कहने का मतलब ये है। क्लियर है ना? मतलब बहुत लंबा है, इतना लंबा नहीं कि हम उसके लंबाई को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो इनफाइनाइट का मतलब होता ही यही है। इनफाइनाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पता ही नहीं है। इनफाइनाइट मतलब ज़्यादा लंबा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बाई एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। ठीक है, हाँ सर्किटल लॉ बोल दीजिए, सर्कुटल लॉ बोलिए, जो भी है। ठीक है, तो सर्किटल लॉ ही लेते हैं। तो जो सर्किटल लॉ जो है, इस लॉ का सबसे पहला नियम ये है कि आप जहां भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो ना, उसको सबसे पहले लूप में कन्वर्ट करो, यानी लूप बनाओ, और जिस पॉइंट पे चाहते हो उसको उस लूप की बाउंड्री पे रखो। हाँ या ना? क्लियर है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि लूप चाहिए, और जिस पॉइंट पे चाहिए उसको बाउंड्री पे रखो। अच्छा, लूप तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब सर, मतलब हम स्क्वायर ले लें लूप तो भी चलेगा और सर्कुलर ले लें तो भी चलेगा। जरूरी नहीं, उसने ये नहीं बोला था कि नहीं सर्कुलर लूप ही लेना है आपको। ओके, आप स्क्वायर भी ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे हम वही करेंगे, हम यहाँ पे कैसा लेंगे? स्क्वायर वाला लूप लेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट देखो, तो अपना वायर कुछ ऐसा ही था, मतलब सोलेनॉइड कुछ ऐसा था कि ऊपर क्या थी? ऊपर सब क्रॉस 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 आया ना, और नीचे डॉट डॉट। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। और किधर से किधर की ओर जा रही थी? इधर जा रही थी, है ना? अगर इधर जा रही थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल, हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। हमारा पॉइंट पी यहाँ पे था, पी यहाँ पे था कि नहीं था? ओके, अब ध्यान से समझना, मैंने मान लिया कि ये जो सोलेनॉइड है इसकी लेंथ एल है। मानना क्या है? पहले से मानते हुए आ रहा है ना, एल लेंथ का सोलेनॉइड है। इनफाइनाइट लेंथ मतलब एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, ध्यान से देखना। और जैसा कि हमको पता है कि B इज इक्वल टू क्या है? 0। एम्पियर सर्किटल लॉ तभी काम करेगा जब बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बी आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड क्या हो? 0। तो उस केस में, उसी केस में ये क्या होगा? काम करेगा। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब मैंने क्या किया? मैंने एक काम किया, काम ये किया कि मैंने एक लूप लिया और इस लूप में इस P को शामिल कर लिया। ठीक है ना, ये रहा अपना P, ले लिया। थोड़ा ध्यान देना, अब इस लूप का नाम दे दो, ये A है, B है, ये C है, और ये क्या है? D है। ABCD बना दिया, ABCD एक लूप बना दिया। अब ध्यान से समझना, ठीक है, और हमेशा लूप की बाउंड्री पे, जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसको लूप की बाउंड्री पे रखना है। रख दिया? ठीक है, अब चलो फटाफट निकालो, अब ज़्यादा टाइम है ही नहीं और ज़्यादा टाइम हमको देना भी नहीं है। हम जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, पहले तो लूप बताओ, लूप क्या है? लूप है सर ABCD, है ना। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है सर? वो होता है कुछ ऐसा कि B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, I इनसाइड। व्हाट इज मीन्स ऑफ इनसाइड? लूप के अंदर कितना करंट है?
यही होता है ना, लूप के अंदर जितना करंट है उसका सिग्मा, यहाँ पे एक काम करो सिग्मा लिखो, सिग्मा आई इनसाइड, उस लूप के अंदर जितना करंट है उन सभी को क्या कर दो, जोड़ के हमें बताओ। ठीक है, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझना, पहले तो मुझे पता है कि मुझे 4 जगहों पे निकालना पड़ेगा, एक जगह निकालने से नहीं हो जाएगा, पूरे ABCD लूप में मुझे 4 पॉइंट पे देखना पड़ेगा, है कि नहीं है, अलग अलग कंडीशन में। यानी अगर मैं इस पूरे को कन्वर्ट करूँ, ये पूरा का पूरा, तो सिर्फ इतने को, पहले LHS को मैं उठाया हूँ, LHS पहले मैं सॉल्व करूँ तभी आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये जो B × DL है वो एक्चुअल में तभी मुझे पता चलेगा, मतलब B × DL का मतलब क्या, पूरे के कारण ना, तो बारी बारी सब पे चेक करूंगा मैं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे A से लेके B पहले चेक करना पड़ेगा, A से लेके B। यह एक काम करता हूँ, बारी बारी करता हूँ, हाँ A से लेके B ही ले लो, AB है, AB में देखूंगा B × DL, ऐसा नो। फिर मैं देखूंगा कहाँ से कहाँ तक, B से लेके C, B से लेके सॉरी BC है, तो यहाँ पे B × DL चेक करूंगा, फिर प्लस, फिर कहाँ से C से लेके D, B × DL चेक करूंगा, है ना, फिर प्लस D × A, B × DL चेक करूंगा, तभी तो मुझे मिल जाएगा पूरा का पूरा B × DL मिलेगा। चलो फटाफट देखना, फटाफट देखो, देखना, अगर मैं A से लेके B देखूं, A से लेके B, तो कहाँ है A से लेके B, A से लेके B ये है, यस और नो सर, A से लेके B है। अब जैसा कि पता है आपको, B × DL का मतलब नहीं होता है, B × DL का मतलब यहाँ पे अगर मैं तोड़ूंगा इसको, पहले ये देख लेना, AB है ना, इसको मैं तोड़ूंगा तो BDL cos 0 होगा, सॉरी cos थीटा होगा ना, थीटा, प्लस फिर B से लेके C, B × DL cos थीटा होगा, प्लस C से लेके D, BDL cos थीटा होगा, प्लस B × DL कहाँ से लेके कहाँ तक है, D से लेके A तक है cos थीटा। इनके एंगल, इनके बीच का एंगल देख लो, अपने आप चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। देखो A से लेके B, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक, लेंथ कौन सी ले रहे हो, और लेंथ कौन सी ले रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, यानी लेंथ की लंबाई, यानी इस लूप की डायरेक्शन, ऐसे समझो लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब A से लेके B जा रहा हूँ मैं, मतलब A से लेके B है और ये डायरेक्शन ये है, ले देके अगर ध्यान से देखो तो 180 डिग्री है ना, हाँ है ना, तो मैं यहाँ पे 180 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल भाई, मैं A से लेके B जा रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन मतलब लूप की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 180 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं B से लेके A लिखता तो cos 0 हो जाता, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे मैं B × DL, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस में मिल जाएगा, माइनस में मिल गया, है ना, बाद में वो माइनस से मेरा लेना देना है नहीं, है कि नहीं है, मुझे फर्क है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो B × DL बचा, यहाँ पे देखो B से लेके C, मेरे लूप की डायरेक्शन किधर है, मैं किधर जा रहा हूँ, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर, कैसा है 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री यानी cos 90 लिखूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, मैं जा रहा था ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर 0, C से लेके D, अरे सर ये तो बाहर है ना, ये तो बाहर है, ये वाला जो लूप है वो कहाँ है, बाहर है कि नहीं है। अब बाहर के लिए हमने क्या लिखा है, B आउटसाइड, यानी यहाँ पे तो B ही 0 हो गया, है ना, B ही 0 हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो, अरे नहीं cos 0 अगर होता तो भी तो वैल्यू आती, लेकिन बाहर है वो तो 0। अब यहाँ पे देखो B × DL cos थीटा, तो B × DL cos थीटा, तो कहाँ है B × DL cos थीटा, यही है ना। अब कहाँ से कहाँ तक, D से लेके A, मैं इधर आ रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये भी खत्म हो गया, नहीं होगा, यानी ले देके ये जो है वो B × DL cos थीटा जो है वो किसके बराबर आया है सर, माइनस B × DL के, ऐसा लो। तो इसके जगह पे मैं ये रख दूंगा, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, LHS की वैल्यू मिल गई। अब मैं RHS लेके आऊँगा, RHS लेके आऊँ, अरे हाँ ना बोल दीजिए, ये तो LHS में मुझे ये मिल गया ना, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, अभी कुछ देर बाद कैलकुलेट करूँगा। अब मैं RHS लेके आता हूँ, पहले दोनों को सही फॉर्मेट में रख दूँ, तब मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक। चलो देखो, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल, यहाँ पे माइनस लगाओ, B × DL ऐसे रखो, इधर आओ, यहाँ पे म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा, म्यू नॉट, मुझे I इनसाइड चाहिए, यानी इस लूप के अंदर जितना करंट पैदा हो रहा है उसका मुझे हिसाब किताब चाहिए, है ना। मैंने कितना लिया है, मैंने कितनी लंबाई के लिए, कितनी लंबाई में मैं देख रहा हूँ, इनफाइनाइट के लिए देख रहा हूँ,
मान लो इनफाइनाइट के लिए देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लूप कितने दूर का है भाई, हमेशा हम इनसाइड देखते हैं, लूप के अंदर कितना करंट है। फास्ट काम करें, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ मैंने पहले पढ़ा दिया है। हमेशा हम कौन सा करंट लेंगे, जो अंदर है, और लंबाई भी हम वही लेंगे, उतनी नहीं लेंगे, लूप के अंदर की लेंगे। लूप के अंदर की लंबाई फटाक से बताओ कितना लूंगा मैं भाई, मैंने कितना माना हुआ है, मैं इतने का सिर्फ मान लेता हूँ L, तभी तो इस छोटे पॉइंट के लिए मैं DL लेके चल रहा था, ऐसा नो। तो इस पूरे L के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है पता करना पड़ेगा। मुझे पता है कि अगर यूनिट लेंथ होती है तो N/L फ्लो होता है ना, N/L होता है कि नहीं होता है, और इस N/L को ही हम क्या बोलते हैं, N। तो यानी यूनिट के लिए N होता है। तो अगर मेरे पास L लेंथ है, तो फिर उस कंडीशन में कितना लूप आएगा, NL आएगा। और हमें पता है कि NL में मान लो L लेंथ है ना, तो L में I कितना होगा, तो I इंटू L करूँगा कि नहीं करूँगा, तो I इंटू L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NLI। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, NLI आ गया। यानी कितना करंट होगा, NLI। तो इस लूप के अंदर कितना करंट पैदा होगा, NLI। कोई दुविधा नहीं है, तो बस फटाफट लिख दो यहाँ पे NLI हो जाएगा। अब देखो B को बाहर कर लो, अब इस माइनस को हटा दो, तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो फिर से B को बाहर निकाला, इस DL को मैं जोड़ूंगा, तो DL को मैं जोड़ूंगा कितना आएगा बताओ तो, μ0 NLI आया, NLI आया। देखना ध्यान से, इस L को अगर मैं जोड़ दूँ, तो DL व्हाट इज DL, सपोज कर लो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं देख रहा हूँ, सॉरी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के थ्रू देख रहा था ना मैं, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर सेगमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के थ्रू देख रहा हूँ, ये DL था और पूरा क्या है, L है, ठीक है। तो छोटा छोटा DL जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, L ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इंटू L इज इक्वल टू μ0 NLI, L से L कैंसिल, B इज इक्वल टू क्या आ गया, μ0 N इंटू I। आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, तो वही तो था, वो बायो सेवर्ट से था, ये एम्पियर के सर्कुलर लॉ से है। यही तो प्रूफ करना था कि इनसाइड द क्या सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 N इंटू I होता है, या N μ0 I होता है, एक आइडियल या एक इनफाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। आया ना। यहाँ से आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, बस यही प्रूफ करना था, इससे ज़्यादा इसमें तामझाम था ही नहीं, खत्म, ठीक है। अब इसमें देखो ये पता चल गया ना कि यहाँ भी इसने भी बता दिया कि अंदर क्या होगा, अंदर होगा इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे μ0 NI/2, नहीं यहाँ पे होगा केवल, यहाँ भी μ0 NI/ कुछ नहीं, यहाँ पे μ0 NI/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0 NI/2 आ जाएगा। एज पे यही होता है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो जानते हैं कैसा बनेगा सर, ऐसे जाएगा, मान लो ये सोलेनॉइड है, पूरा L लेंथ है ना, पूरा L लेंथ का सोलेनॉइड है। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये तो सीधा जाएगा, लेकिन हल्का सा ये मुड़ जाएगा, यहाँ पे हल्का सा मुड़ जाएगा और फिर नीचे चला आएगा, है ना, आधा हो जाएगा, क्लियर है, आधा हो जाएगा। तो ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखाएगा, तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, ठीक है, हल्का सा मुड़ जाएगा। तो आई होप आपको सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है ये पता चल गया होगा, और आप निकाल भी लोगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे सोलेनॉइड के थ्रू हम समझाना, मतलब जितना समझाना चाहिए था उतना मैंने समझा दिया। अब बाकी बचा कुचा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।